नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी थी, जबकि जेडीयू की तरफ से उन्हें मंत्री बनने का ऑफर दिया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, डिप्टी सीएम बनना चाहते थे प्रशांत किशोर और ललन सिंह ने यह बड़ा पलटवार किया है प्रशांत किशोर पर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश जी ने कहा है कि कांग्रेस में मर्ज करने की बात कर रहे थे और फिर कहते हैं भाजपा के एजेंट के तौर पे हम काम कर रहे थे। दोनों में से कोई एक बात ही सही होगी, साथ ही उम्र का हवाला दे रहे हैं। अच्छा, ये सही नहीं है क्या कि प्रशांत किशोर जी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के लिए काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग काम करते ही रहे हैं वो। और जिस समय वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लीजिए। हम भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम कहा कि अपने पार्टी का विलय करने जाएंगे कांग्रेस पार्टी में। आपको काम करना है कांग्रेस पार्टी का, आप काम करिए। उस समय प्रशांत किशोर सर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो दुनिया सब जानती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन करवाया था उन्होंने। कांग्रेस पार्टी का चुनाव के दौरान कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाके 7 घंटा प्रेजेंटेशन दिए थे अपने माल का। यही माल हम बेचना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी खरीद ले। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आपका माल बिकाऊ नहीं है, आपका माल रिजेक्टेड है, हम नहीं खरीदेंगे इसको। तो आप घूम रहे थे। उसके बाद आप नीतीश जी के यहाँ आए मार्च में, और नीतीश जी को आपने प्रस्ताव दिया कि हम आप ही के साथ काम करना चाहते हैं। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी ने आपको कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लिए। मुझसे मिलने के लिए उन्होंने कहा। आप मेरे घर पर आए दिल्ली में, घंटों हमसे बात किए, हमने आपको 2 शर्त रखी, उसके बाद आप मिले नहीं। और अब पवन वर्मा जी के थ्रू तो किसी और के थ्रू फोन फान कराते रहते हैं। तो ये तो सब जान रहा है, ये तो सही कहा है नीतीश कुमार जी ने कि आप आज की तारीख में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और यह सत्य है। इसलिए कि जब मेरे यहां भी हमसे आप मिलने आए थे, तो जो बात आप हमसे कहे थे उसको हम बोले हैं। सर, उस समय आपको भी ऑफर दिया गया था क्या? अरे हमको ऑफर उन्होंने दिया, हमको कहा कि उन्होंने आप मंत्री बन जाइए, फलना नीतीश जी को हम मीडिएट कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमने कहा हमको ना मंत्री बनना का शौक है और न कोई मीडिएटर का शौक है। आप पार्टी के साथ जुड़ के अगर काम करना चाहते हैं तो पार्टी के अनुशासन के अंदर काम करना होगा। उनको मंजूर नहीं है अनुशासन, तो उनको मंजूर है नहीं। अब अभी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं वो, इसलिए कि कई और भी कारण होगा, डर भी होगा उनको कि इसलिए कि कई राज्यों में अलग अलग धंधा किए हुए हैं। तो अलग अलग धंधा में हो सकता है सीबीआई ईडी के पास कुछ हो उनका भी। तो सर, उन्होंने उम्र का भी हवाला दिया कि नीतीश कुमार की एक उम्र हो चुकी है। उनकी याददाश्त शक्ति कमजोर है। नीतीश जी का उम्र होते हुए भी नीतीश जी पर उम्र का कोई असर नहीं है। उनका स्मरण शक्ति कमजोर है। 5 साल पहले आपने ये प्रस्ताव दिया था और आज की तारीख में आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। 2 अलग अलग बात है जिसको नीतीश कुमार जी ने बताया। सर, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग से घिरे हुए हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार कोई फैसला सही नहीं ले पाते हैं, या फिर उन पर भी भरोसा नहीं। नीतीश कुमार डेमोक्रेट है, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, और पार्टी के अंदर जितने लोग हैं सबके साथ विमर्श करते हैं, और विमर्श करके सबों की राय से फैसला करते हैं। आप चाहते थे कि आप जो कहें वही फैसला नीतीश कुमार करें। अब हम आपको बताएं कि आप क्या प्रस्ताव लेके आए थे एक बार नीतीश कुमार जी के यहां, उप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए, ये बताएं। हम जी प्रशांत किशोर जी कि हमको उप मुख्यमंत्री यहां बना दीजिए। और मैंने ही उनसे बात किया था और हमने कहा कि उप मुख्यमंत्री आपको हम नहीं बना सकते, इसलिए
कि भारतीय जनता पार्टी के श्री सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मंत्री अगर बनने की आपकी लालसा हो तो बन जाइए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा खुलासा किया है कि प्रशांत किशोर ने आग्रह किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि वो डिप्टी सीएम बना दे, तब मुख्यमंत्री और ललन सिंह इस मुद्दे पर तैयार नहीं हुए थे और ललन सिंह ने कहा था कि आपको मंत्री बनना है तो बने। तो जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर जो भी आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जोरदार पलटवार कर, और एक बार फिर से उन्होंने खुलासा किया कि प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम बनने की भी इच्छा जाहिर कर दी थी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। कल सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया और कहा कि प्रशांत किशोर ने जेडीयू के कांग्रेस में विलय की सलाह दी थी। इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर अब धीरे धीरे उनकी उम्र का असर दिखने लगा है, वो अकेले पड़ गए हैं और इस कारण वो कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं तो जेडीयू के कांग्रेस में विलय की सलाह क्यों दूंगा, जैसा कि सीएम नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं। वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है अब जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है। बेचारे को वहां भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है। ये उसी का काम कर रहा है अभी तक। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए, और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। दिल्ली में चल रही आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज भारी बवाल हुआ। बिहार सरकार में मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव बैठक से नाराज होकर बाहर निकल गए। उन्होंने पार्टी नेता श्याम रजक पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि श्याम रजक ने उन्हें गाली दी है, वो इसका सबूत देंगे और ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी करेंगे। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला, हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने। ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएस को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से। और तेज प्रताप यादव के आरोपों पर आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि हम दलित समुदाय से आते हैं और समर्थवानों का कोई दोष नहीं होता। से श्याम जी, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन बैठक से खत्म होने के 10 मिनट पहले तेज प्रताप यादव बाहर निकले और उन्होंने सीधे आरोप लगाया आपके ऊपर। उन्होंने कहा कि आपने गाली दी है उन्हें। मेरी कोई टिप्पणी उस पर नहीं है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, न मैं उस पर कोई बात कर सकता हूँ। एक ही लाइन में मैं सारी बातों को पटाक्षेप करता हूँ। समर्थ के कोई दोष न होत गोसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। सामर्थ्यवान है, जो कहेंगे सामर्थ्य है। हम तो एक दलित हैं, हमारा भतीजा 3 दिन पहले डेथ कर गया। मैं बहुत दुख में हूँ और कुछ कहें, मैं दलित समाज से आता हूँ। दलित समुदाय तो ऐसे ही बंधुआ मोर्चा का रहता है, सदस्य बंधुआ मजदूर होता है। सामर्थ्यवान लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार है, उनके बातों पर कोई टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है।
कुछ हुआ था, कुछ कहा सुनी हुई थी किसी वो कह रहे हैं कि हमने कल के प्रोग्राम के बारे में पूछने की कोशिश की, उसके बाद ऐसा हुआ। उस पर कोई चर्चा नहीं करना, कोई टिप्पणी नहीं करना है। कुछ भी कहा सुनी नहीं हुई थी। मैं कोई बात उस पर कुछ नहीं कहना था। वो जो कहें, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो सामर्थ्यवान कुछ भी कहेंगे, उनको छूट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और बिहार में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। गोपालगंज से कुसुम देवी बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। बीजेपी ने कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मोकामा से सोनम देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी है। 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होना है। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार के सिताब दियारा दौरे के बाद राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसको लेकर सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम कांग्रेस के डर की वजह से सिताब दियारा नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से घबराकर वे अचानक सिताब दियारा आए। आने से नीतीश जी को 17 साल बाद ही होश आया इस बात के लिए कि जयप्रकाश जी की धरती पर उनको जाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस के डर से वह बिहार में जयप्रकाश जी के मूर्ति पर जाना भी नहीं चाह रहे थे, नागालैंड में वो जाना चाह रहे थे। इसलिए उनका आए हैं। पहली बार बिहार सरकार ने रातों रात पुण्यतिथि की घोषणा की। जनता से मिलने में उनको अब डर लगता है, झिझक और शर्म महसूस होती है, इसलिए सरकारी अफसरों के सहारे रातों रात कार्यक्रम बनाए और रातों रात चले गए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। आरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वर्ण कारोबारी से लूट की गई है। 2.5 लाख रुपए के जेवर की लूट एक स्वर्ण कारोबारी से की गई है। विरोध करने पर गोली भी मारी गई है। सदर अस्पताल में स्वर्ण कारोबारी को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। चरपोखरी थाना के करनौल चांदी के पास की यह घटना बताई जा रही है। चरपोखरी के करनौल चांदी के पास अपराधियों ने एक स्वर्ण कारोबारी से लूटपाट की है। 2.5 लाख के जेवरात लूटे गए हैं। मधेपुरा के शंकरपुर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूहर डांस का वीडियो सामने आया है। मोरा झरकाहा पंचायत में दुर्गा पूजा के समापन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में एक शख्स हथियार के साथ दिख रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। में आया है। इस वीडियो में कुछ डांस वांस का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति राइफल लेकर के मंच पे इधर से उधर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थानाध्यक्ष को, शंकरपुर थानाध्यक्ष को मेरे द्वारा इस संबंध में बताया गया और उन्हें कहा गया है कि आप इसकी जांच करके ये पता करें। गंडक नदी ने लोगों को परेशान कर रखा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सदर प्रखंड का रजवाही गम्हारी गांव डूब गया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से 4,45,000 क्यूसेक कल पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी उफान पे है और निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। ये सदर प्रखंड के राजवाही गांव है, जहां पर जो है घर है, फुसनुमा घर है। देखिए कैसे पूरा घर जो है बाढ़ के पानी में डूब चुका है। और चापाकल हो या फिर मवेशियों के लिए नाव हो या फिर फुसनुमा घर हो, पूरा चीज़ यहाँ पर डूब चुका है। बगल में यहाँ कुछ मवेशी है, जो मवेशी पालक यहाँ पर भी दिख रहे हैं। मवेशियों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त चारा को लेकर हो रही है। हम इनसे बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है, क्या कुछ परेशानी हो रहा है? परेशानी है जो सारा घर दुआर डूब गई बा, माल जाल लेके बांध पना चारा बा, ना लहना बा, लुका खिया वही मरता, ना डेंगी ना डोनिया। लोग जाओ पनिया में डूबे खाती। बारिश हो रही है ऊपर से, बारिश ऊपर से होता बा, नीचे से पानी बहले बा, लोग जाओ कहाँ बांध छोड़ के। तो पानी कहाँ से पीते हैं? पानी वही में से वह पानी लोग पिएता, दूसर कौन पानी पिए ना कल वो हिले नहीं खेते लोग, कौन चीज गर्म करके पानी गर्म करके लोग वह पी के प्राण जिया होता। क्या करो? क्या नाम है आपका? मदन भगत।
एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जो है जिनके घर जो है बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं वो लोग सड़क किनारे कैसे जो है शरण लिए हैं। ये गोपालगंज बेतिया का स्टेट हाईवे है जहां पर सड़क किनारे सिर्फ एक बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी पर ही पॉलीथीन तानकर ये लोग शरण लिए हैं। चूँकि आसमान से बारिश हो रही है और नीचे गंडक नदी की तबाही है। तो ये तस्वीर है सदर प्रखंड के राजवाही गांव की, जहां पर देखिए कैसे मासूम बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो कैसे बैलगाड़ी में पॉलीथीन तानकर ये लोग रहने के लिए विवश है। दिन और रात इनकी इसी बैलगाड़ी पर कटती है। हम इनसे भी बात करते कितनी परेशानी हो रही है। इन मासूम बच्चों की तस्वीर भी देखिए जो भूख से परेशान है और इंतजार में है मदद की कि कोई आए और इनकी मदद करे। महिलाएं कुछ हैं, हम इनसे बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है, क्या पर दिक्कत हो रही है आप लोग को। पानी हमनी के पानी आ गइल बा, घर दुआर डूब गइल बा, बहुत परेशानी बा। हमनी के एथी तान के पॉली तान के दे बैलगाड़ी पे बानी से। तस्वीरों में कैसे चूल्हा जो है मिट्टी का भींग चुका है और टूट चुका है, लिहाजा जो लोग हैं यहाँ पर बेहद परेशान है और इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। चूँकि आसमान से भी बारिश हो रही है, अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इनकी मदद के लिए आगे आता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। राजधानी पटना में छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम घाटों की साफ सफाई में जुट गया है। घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी है। घाटों का जायजा लिया सहयोगी विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। ऐसे में नगर निगम की तरफ से भी अब घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम के क्षेत्र में 92 ऐसे घाट आते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ये सीसीटीवी कैमरे अस्थायी होंगे, यानी जो कैमरे लग जाएंगे वो हमेशा उन कैमरों के माध्यम से घाटों की निगरानी की जा सकेगी। इसके मद्देनजर अब सर्वे का काम शुरू किया जाएगा और सर्वे के बाद ऐसे तमाम घाट हैं जिन्हें चिन्हित किया जाएगा और वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इन सीसीटीवी कैमरों से छठ महापर्व में लोगों को सहूलियत होगी, क्योंकि छठ महापर्व में कुछ घटना ना हो, इसके मद्देनजर उन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं घाटों की तस्वीर। हालांकि अभी भीड़ कम है, लेकिन जब छठ महापर्व होता है तब लाखों लोग छठ महापर्व करने घाटों पर आते हैं और ऐसे में कोई परेशानी ना हो उन्हें, इसके मद्देनजर कैमरे लगाए जाएंगे। सर्वे का काम जैसे ही पूरा होगा, पहले चरण के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे घाटों पे लगाए जाएंगे जिससे निगरानी होगी। इससे दो फायदे होंगे, छठ महापर्व में निगरानी तो होगी ही होगी, इसके अलावा ऐसे भी आम दिनों में घाटों का जो मुआयना है, जो निरीक्षण है, वो उस कैमरों के माध्यम से किया जा सकेगा। छठ के भी समय जो अस्थायी हमारे घाट हैं तो वहाँ पर हम लोग स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो कैमरे का इंस्टॉलेशन करेंगे और ये काफी उपयोगी भी साबित होगा। ये कार्य, सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ससमय इस कार्य को हम लोग पूर्ण करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में स्वास्थ्य सुविधा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बांका की तस्वीर सामने आई है, जहां डॉक्टर तो नियुक्त हैं लेकिन एएनएम के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। डॉक्टर नहीं होने की वजह से लोग निजी क्लिनिक में इलाज कराने को मजबूर हैं। बांका के स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नागेंद्र। राज्य की सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर रही है, जिसमें कि नए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जा रहा है। बांका जिला के बाराहाट प्रखंड में 2 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जिसमें कि एक खड़ारा और एक नारायणपुर। लेकिन हालात ये है कि बनने के बाद से यहाँ पर, जबकि बनने के बाद से सारी सुविधा है, यहाँ पर ऑपरेशन से लेकर हर तरह की सुविधा है और यहाँ पर 2-2 डॉक्टर की भी नियुक्ति की गई है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अपराजिता और डॉक्टर प्रभात जोशी की नियुक्ति है, लेकिन नियुक्ति के बाद से करीब 1 से 1.5 साल, 1 साल से यहाँ पर कभी भी नहीं बैठते हैं। यहाँ पर ये जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, ये एक एएनएम लेडी है और एक युवा है, इनके भरोसे चलता है। और आप देख लीजिए कि ये हॉस्पिटल में दवाखाना भी यही है। लोग जो आते हैं डॉक्टर के भरोसे आते हैं, लेकिन डॉक्टर के नहीं रहने के बाद इनसे यहाँ पर इलाज होता है। आप देख सकते हैं कि इधर डॉक्टर का कक्ष है,
इसमें ताला बंद है, शल्य चिकित्सा शल्य कक्ष है वो भी ताला बंद है, रिकवरी का रूम है वो भी ताला बंद है। महीनों से हम आ रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो उसी से मुलाकात होती है नर्स से। अच्छा। वही बेचारे हमको दवाई देते हैं। तो डॉक्टर्स हैं, एक एएनएम के भरोसे ये उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। डॉक्टर जिनकी प्रतिनियुक्ति है एक अपराजिता मैडम है और एक प्रभात जोशी जी हैं। उनकी ज्वाइनिंग से लेके आज तक वो बाराहाट में ना अपनी सेवा दिए हैं, ना इस खड़ारा उप स्वास्थ्य केंद्र में आज के तिथि तक अपनी सेवा दिए हैं। अभी तो हम ही हैं सर। चिकित्सक आते हैं कि नहीं? कभी कभी अपराजिता मैडम आती थी। अच्छा, आती थी। हाँ, जब से सावन का ड्यूटी लग गया ना उसके बाद से नहीं आई। अगर दोनों अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पर दोनों का भवन करोड़ों रुपए की लागत से बनी थी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से बना था। लेकिन फिलहाल खड़ारा अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र 2 नर्स के भरोसे चल रहा है। नागेंद्र, न्यूज 18 बांका। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।